अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। हम जो है इस वक्त ई कैट केमिस्ट्री के हवाले से डिस्कशन कैरी कर रहे थे और मैंने कल आप लोगों को बताया कि आज हम चैप्टर नंबर 10 को ही डिस्कस करेंगे। हमारे कुछ टॉपिक जो है वो रह चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के हवाले से। जस्ट 2 पेजेस रह चुके थे। कल आप लोगों ने मुझे जो है वो मुद्दत नहीं दी कि जिसमें जो है मैं अपने उस दो जो क्या कहते हैं पेजेस हैं उनके टॉपिक को समराइज कर सकता। मैं आज जो है करूंगा ये कि चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा और आज हम चैप्टर नंबर 10 क्लोज करेंगे। और अगर आखिर में कुछ टाइम बचता है तो हम चैप्टर नंबर 8 के भी 2 पेजेस बच जाते हैं जो बचे हुए हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या वेरी मच लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उसको जस्ट गो थ्रू करना है हमने। तो आज हमारा मेन फोकस चैप्टर नंबर 10 पर ही रहेगा। मैं चैप्टर नंबर 10 को ही आप लोगों को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, शॉर्टर वे में समराइज करूंगा तमाम टॉपिक्स को और ब्रीफ करूंगा आप लोगों को। मैंने आपको कल भी बताया था कि ई कैट जो है एक फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोसेस होता है जिसमें कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा, यानी आज जैसे चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगा मैं, कल ही मैंने आपको बता दिया था कि आप लोग उसे पढ़ कर आएंगे। उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा और आप लोगों को जो बेसिक चीजें हैं वो पता होंगी और हम जो है जल्दी और फास्ट ट्रैक पर चलते हुए इसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं जहां तक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिक तौर पे हमारे पास ये चैप्टर का जो मेन हेडिंग जो है, बेसिक तौर पे जो नेम है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? हम कहते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर हम कन्वर्जन देखते हैं, किस चीज की भी कन्वर्जन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो कन्वर्जन होती है, ठीक है, इसको हम बेसिक तौर पे डिस्कस करते हैं। इसको हम जब स्टडी करते हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो कहलाएगी, ठीक हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उस हवाले से जो है हम कहते हैं कि जी हम आज डिस्कस करने लगे हैं। आज हम डिफरेंट टाइप्स के जो है सेल पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स जो है, ठीक है, उनके सेल्स की हम डिस्कशन जो है आज करेंगे। बिल्कुल ब्रेक आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, आप लोगों ने जो है ना जस्ट आज कोशिश करनी है कि आप लोग आपस में बातें नहीं करेंगे क्योंकि उससे ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन होती है। आप लोग अपना नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं, उससे बढ़कर नुकसान आप दूसरे लोगों का करते हैं। अगर हम इस मुसलमान अपने आप को मानते हैं, क्योंकि हम सभी मुसलमान हैं, और अगर हम समझते हैं कि हम जो है वाकई मुसलमान भी हैं, तो हमें उन जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना चाहिए। हमें अपने तहत, यानी अपने वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोग जो है इस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं इस चैट बॉक्स के अंदर आकर, तो इससे ये होता है कि जो दूसरे लोग हैं जो प्रोग्रेसिव वे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना जानते हैं, क्वेश्चन करते हैं ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, उनके क्वेश्चंस चले जाते हैं बहुत दूर और आप लोगों की बातें सामने नजर आ रही होती हैं, जिसकी वजह से मैं खुद भी डिस्ट्रैक्ट होता हूं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो जो है वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। आप लोगों ने इसको बहुत वाइजली जो है इसका इस्तेमाल करना है। जस्ट पॉइंट मेंशन करना है जिसका आपको क्वेश्चन चाहिए, जिसका आपको क्लियरेंस चाहिए है, ठीक है। आपस में आज मैं ना देखूं कि आप लोग आपस में जो है क्या कहते हैं बातें कर रहे हो, मजाक एक दूसरे से कर रहे हो। ये टोटली इनसीरियस जो है आप लोग अपने मतलब बिहेवियर जो है शो करते हैं और इस तरह का बिहेवियर ई कैट के स्टूडेंट्स का नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जहां तक लास्ट चैप्टर की बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तक हमने कल लास्ट टाइम कवर किया था। अब 2 पेजेस रह गए हैं। मैंने आपको बताया शुरू में कि वो जो 2 पेजेस पर मुश्तमिल हमारे पास जो टॉपिक है वो लेस इंपॉर्टेंट है और मैं वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है उसको रिवाइज करवा दूंगा। जस्ट हमने उसको रिवाइज करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड इतना खास कुछ बनता नहीं है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। आज बेसिक तौर पे हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और जहां तक रही बात जुमे की जो है ब्रेक की बात रही, 1:15 से लेकर 2 बजे तक आपकी ब्रेक है। 1:15 टू ऑनवर्ड 2 o'clock आप लोगों को ब्रेक मिलेगी। अब इसके बाद आप लोगों का फर्दर इस हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। 1:15 टू ऑनवर्ड 2 o'clock आप लोगों को ब्रेक मिलेगी जुमे की और आप लोग जुमे की नमाज पढ़ेंगे। हम सबके लिए भी दुआ करेंगे, आपस में जो है आप एक दूसरे के लिए भी जो है दुआ करेंगे, ठीक है भी। जल्दी से जो है आगे चलते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने बात करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी बैक इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो इस पे बेसिक तौर पे फर्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है भाई, वो है हमारे पास कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है। हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर का जो है
ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक तौर पे मतलब क्या होता है, देखो वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हमारी कौम ऐसी है कि जो किसी भी बात को क्या कहते हैं, ना तो सीरियस लेती है, ना किसी की जो है बात, ना किसी की जो है अच्छे बात को जो है एडॉप्ट करती है, ना उससे कोई फर्क पड़ता है किसी को भी। सो वही चीज हम इस वक्त देख रहे हैं हमारी कन्वर्सेशन में, वही चीज चल रही है, एज इट इज चल रही है, ठीक है। सो कोशिश किया करें कि इस चीज को अवॉइड करें, क्योंकि बाकी लोग इससे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बाकी बहुत डिस्ट्रक्शन होती है लोगों के लिए, दूसरों के लिए, जिन्होंने अच्छे क्वेश्चन करने होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। सो कोशिश करनी इस पे अमल करना है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, फर्स्ट ये हम ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि किस तरीके से किसी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि अपीरेंट चार्ज किसी एक एलिमेंट पे जो मौजूद होता है किसी कंपाउंड के अंदर, इसको हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? इट इज द अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन आयन, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, और ये भी हो सकता है कि वो जीरो भी हो, ठीक है। सो इसी हवाले से जो है मैं आप लोगों को अभी इस वक्त प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और आप लोगों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है मेंशन करता हूं, जिस पर हमने जो है क्या करना है, जिस पर जो है हम समहाउ डिस्कशन जो है करेंगे। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम जो है कि जो है किसी एलिमेंट का, जो कि अननोन एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं किसी कंपाउंड के अंदर। रूल्स आपको पता होना चाहिए। मैं रूल्स समहाउ ब्रीफ करूंगा आप लोगों के लिए, आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं रूल्स असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें रूल्स वन बाय वन डिस्कस करूंगा, फिर अप्लाई करते हैं उसको, ठीक है। हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 की हम बात करते हैं, इसके लिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है, इसके लिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और इसके बाद हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एटम्स, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। इंडिविजुअल एटम जो है हमारे पास, इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है। फ्री स्टेट की बात करें वो भी यही है ना, फ्री स्टेट यानी क्लोरीन की जैसे बात कर लेते हैं। सो इन एटम्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही कंसीडर करते हैं। डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स का भी 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। में कोई एटम मौजूद है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इसके बाद अगर हम बात कर लें एलिमेंट्स की, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम जो है उनका याद रख सकते हैं। सो जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ए जो है ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो हमेशा इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है, ठीक है, +1 होता है, क्योंकि देखें सारे मेटल्स हैं एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव टेंडेंसी, दे हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज, सो दे विल ऑलवेज कैरी +1 चार्ज, ठीक है जी। इस तरीके से सेकंड ए ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा +2 चार्ज ही कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है, +2 चार्ज कैरी करते हैं। मेटल्स हैं, दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने पर सिर्फ और सिर्फ +2 जो है चार्ज कैरी करेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं फर्स्ट डे में आपके पास एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटाशियम है, रेडियम है, सीजियम है, ठीक है, फ्रांसियम है। सेकेंड डे ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रुबिडियम और बेरियम हमारे पास जो है इसमें आता है, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास सेकेंड डे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। +2 की हम बात कर रहे होते हैं। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, देखो मैं बताऊं, दोनों चीजें एक ही तरह से, मतलब एक ही चीज को जो है शो कर रही होती है। ऑक्सीडेशन नंबर अपीरेंट चार्ज होता है किसी एलिमेंट पे, किसी कंपाउंड के अंदर या किसी आयनिक स्पीशीज के अंदर। वैलेंसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कोई एक एटम कितने बनाएगा, किसी एक एटम की वो सलाहियत की जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि वो नंबर ऑफ जो है बॉन्ड बना सकता हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता हो एक वक्त में, इसे उसकी वैलेंसी का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। सो +1 और फर्स्ट डे और सेकंड डे की हमने बात की। इस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन दो तरह से ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जब भी इसके कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। लेकिन अगर हम इनके आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। फॉर एग्जांपल NaH है, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। ये आप ज़हन में रखिएगा, जब भी हाइड्रोजन फर्स्ट ए और सेकंड ए के साथ बनाएगा कंपाउंड तो ये हमेशा आयनिक बनेगा। और इन दोनों जो है ग्रुप्स के किसी भी एलिमेंट से जब भी हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाएगा तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 ही रहेगा। तो आपने ये चीज नोट डाउन कर दी, अपने पास नोट डाउन कर लिया करें इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अगर कोई चीज रह जाए तो उसको रिवाइज करके सुन लिया करें, ठीक है जी।
सो हाइड्रोजन जो है फर्स्ट से सेकेंड ग्रुप से जब भी कंपाउंड बनाएगा तो उसमें आयनिक कंपाउंड बनेगा, हाइड्राइड बनेगा, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, -1 होता है। ठीक हो गया। और जब भी जो है हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्डेड होगा विद 5th A, इवन के 6th A, 7th A, ठीक है। सो इस सूरत में हम कहते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 ही रहता है, +1 ही रहेगा। ठीक हो गया। ठीक है भी, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, सो ऑक्सीजन हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन को शो करता है, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है जो ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम ऑक्साइड का जो है नाम दे रहे होते हैं। सो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड की, यहां देख लीजिएगा, मैं 3 टर्म्स राइट करूंगा ऑक्सीजन के लिए, इसको रेस कर लेते हैं और मैं वहां मेंशन कर देता हूं। ऑक्सीजन के लिए मैं 3 टर्म्स को मेंशन करूंगा, एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है, एक पर ऑक्साइड होता है, एक सुपर ऑक्साइड होता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरह के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है, हमेशा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -2 रहता है, इसे चेंज नहीं करते हम। ठीक है, यानी जैसे कि हमारे पास सिंपल H2O है, ये नॉर्मल ऑक्साइड की एग्जांपल है। अब इसमें -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ठीक है, +1 है। ठीक हो गया। सो हम कहते हैं कि हमारे पास जब भी नॉर्मल ऑक्साइड्स आएंगे, दे ऑलवेज फॉर्म बैटरी, देख लो, they always have, ठीक है, in these type of compounds oxygen will always have -2 oxidation number। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, पेरोक्साइड। जब भी पेरोक्साइड बनेगा तो इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, वो -1 होता है। एग्जाम्पल मैं कोट कर देता हूं आप लोगों के लिए, इसको आपने अपने पास नोट डाउन भी कर लेना है, इसको आप जो है जरूर अपने पास नोट डाउन करेंगे, अपने पास जो है लिख कर रखेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल हमारे पास है OF3 की, सॉरी OF2 की। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, बेसिक तौर पे ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं जरा चाहूंगा कि इसको मैं बाद में डिस्कस करूं, OF2 को, इसमें चूंकि समहाउ सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है, टोटली चेंज हम जो है सिनेरियो की बात कर रहे होते हैं। तो H2O2 की हम बात कर लेते हैं, H2O2 की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ऑक्सीजन का, वो हमारे पास क्या है, -1 है। ठीक है, -1 × 2 और +1 × 2। ठीक है जी। नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर -2 होगा, पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का क्या होगा, -1 होगा, जिसमें कि हम देखते हैं H2O2 की, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, इसकी एग्जांपल आती है। ठीक है भी, इसकी एग्जांपल हम जो है वो कोट कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है अब आ चुका है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सुपर ऑक्साइड की हम बात करते हैं। सुपर ऑक्साइड, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, वो -1/2 होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास क्या होगी, KO2 की एग्जांपल हम इसमें कोट करेंगे, KO2 की एग्जांपल हम इसमें कोट करेंगे, जिसमें कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, -1/2 है, और पोटेशियम का +1 है। ठीक है, सो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल जो मैंने कोट वहां पर की थी वो थी OF2 की। ये सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है, यानी सिर्फ वाहिद ही ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, वो +1 हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, और इस सूरत में जब ये -1 शो कर रहा है तो ऑक्सीजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। सो ये जस्ट वाहिद कंपाउंड है जिसमें कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, क्या, +1 शो करता है। ठीक है जी। ठीक है जी, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करेगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा +1 ऑक्सीजन। ठीक है जी। आगे चलेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज की आप बात करें, सो बकार ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज वेरी करता है, चेंज होता है। ठीक है, वेरिएशन आती है उसके ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, और उसकी रीजन क्या है कि हम कहते हैं कि जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है, क्या कहते हैं, जो मैंगनीज का है, चूंकि वो तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं
वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहे होते हैं, और उनका सबसे मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, वो उनके ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग होता है, ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। बिल्कुल KO2 की हमने बकार बात की है। KO2 पे हमने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -1/2 यानी हाफ होता है। अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूं किस तरीके से आप किसी कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं एक न्यूट्रल कंपाउंड की, तो इसमें जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम है इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। हम कहते हैं कि हमेशा जो है किसी एक न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इन तमाम के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 0 ही होगा। अब मैं आप लोगों से कहता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास KMnO4 है, अभी अपने मैग्नीज की बात की थी, अभी हम निकाल भी लेते हैं। KMnO4 है, ठीक है। अब इसमें आपसे कहता हूं कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर दो। कैसे करोगे? देखो, चूंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इनमें एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम शुड बी इक्वल टू 0। पोटाशियम जो है ये किससे बिलोंग करता है? फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। मैग्नीज का हमें नहीं पता, हम बताना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और यहां पर 4 हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 प्लस मैग्नीज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैग्नीज, ठीक है, -8 + 1 विल गिव अस -7 इक्वल्स टू 0। मैग्नीज इक्वल्स टू 7, ये इसका आंसर है। इस तरीके से आपने किसी भी एलिमेंट जो है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है इन न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड में हम कहते हैं +2 नहीं होता इन इन क्या लिखा हुआ है आपने? तजम्मुल क्वेश्चन क्लियर करें अपना सर। +2 शो करेगा F के साथ, नहीं देखो एग्जैक्टली बिल्कुल मैंने मिस्टेक की है, सॉरी भाई, इसमें बिल्कुल मैंने मिस्टेक की है। ऑक्सीजन एक ही है, सो +1 नहीं होगा, एग्जैक्टली +2 होगा। बिल्कुल मैंने जो है इसको जल्दी में इसको जो है +1 मेंशन कर दिया, हालांकि यहाँ 2 कुछ नहीं है, सो +2 ही होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल आप ठीक हैं, +2 होगा, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए कोट करूंगा, एक कंपाउंड राइट करूंगा, उसमें हम किसी एक अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे और फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उन जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको किसी भी एक अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। सो इसको रेज कर लेते हैं और यहां पर कंपाउंड मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 है। अब इसमें कहा गया आपसे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर दो, तो कैसे करेंगे आप? पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता है, 2 है तो +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रोमियम का जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहे हैं, ये अननोन है, 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन की जहां तक बात है तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 7 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, और इन तमाम के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम जो है इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। अब क्या होगा? 2 + 2Cr माइनस 2 7 कितना होता है? 14 इक्वल्स टू 0। -14 और +2 विल गिव अस -12, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2Cr -12 इक्वल टू 0, ठीक है। 12 वहां जाके प्लस हो जाएगा, सो 2Cr इक्वल्स टू 12। ये 2 जाके वहां डिवाइड होगा तो हमारे पास क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? क्रोमियम इज इक्वल टू 12/2 एंड इट विल बी Cr इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो इस तरीके से आपने किसी भी जो है एलिमेंट जो कि अननोन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ये मैंने आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करवाई है समहाउ, इस तरीके से जो है आपने इसको आगे लेके चलना है, ठीक हो गया। अब इसको जो है क्या कहते हैं देख लेंगे, इसको जो है आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे और इस तरीके से जो है आपने इसको अप्लाई करते हुए किसी भी एलिमेंट के अननोन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स है वैसे टॉप है वो किसी एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन की जो है को बैलेंस करने के लिए उसने रूल्स मेंशन किए हुए हैं। आप जानते हैं कि हम लॉन्ग क्वेश्चन की तो बात नहीं कर रहे, सो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इससे कुछ चीज में नहीं मिलने वाली, ठीक है। जस्ट आपको ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मैं चलूंगा आगे और अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सेल, ठीक है। सेल की हम बात करेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल जो है इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, इस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस हवाले से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं इस वक्त कंपैरिजन जो है आप लोगों को लेके डिस्प्ले करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल के हवाले से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को मैं ब्रीफ करूंगा, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल की हमने बात करनी है इस वक्त।
अच्छा, इन केस ऑफ आयन, चले एक केस ऑफ आयन की भी एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल हमारा आपने बिल्कुल ठीक कहा और अच्छा जो है पॉइंट कर दिया है मुझे, मतलब अच्छा जो है एक पॉइंट जो कि मैं इस पर छोड़ रहा था उसको आपने बता दिया है, ठीक है। सो इन केस ऑफ आयन, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक आयन है, वो क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज HCO3-1। इन केस ऑफ आयन हम कहते हैं कि जो हमारे पास किसी एक रेडिकल, वैसे तौर पे इसको रेडिकल कह रहे होते हैं हम। रेडिकल का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स कैरिंग आयन जो है इसको हम रेडिकल का नाम देते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इसमें कहते हैं आयनिक। एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था अबू बकर कि जब भी हाइड्रोजन जो है फर्स्ट या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो हमेशा आयनिक कंपाउंड आएगा। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें देखो HCO3-1 की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिक तौर पे इसको हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर कलेक्टिवली जब भी चार्ज आ जाएगा सो उसे हम रेडिकल कहते हैं। तो ये नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने आप गिन भी सकते हैं, यहाँ पर 5 है, सो उन पे कलेक्टिवली -1 चार्ज है। इस तरह के जो रेडिकल्स या आयंस होते हैं इनमें ऑक्सीडेशन नंबर्स जो इंडिविजुअल एलिमेंट के इनका सम इक्वल टू क्या होता है, दैट चार्ज, जो चार्ज इसके ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास +1 है। कार्बन की जो है हम बात करते हैं, सो कार्बन जो है वो 4 है बेसिक तौर पे। देखो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप आयनिक कंपाउंड के अलावा आप कोवेलेंट कंपाउंड की बात करोगे सो उसमें एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस या माइनस आएगा। उनके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हम प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, डिपेंड करता है कि उन पे जो उनके साथ लगे हुए एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहाँ पर जो कार्बन है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। उसमें क्या आएगा हमारे पास, प्लस चार्ज आएगा। हम लेट्स सपोज इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये अननोन ही है, लेट्स सपोज अभी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की आप जानते हैं बात कि -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये नॉर्मल ऑक्साइड ही है, एक एग्जांपल हमने ली हुई है, ठीक है। इसमें 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। इनका सम इक्वल टू -1 होना चाहिए। इनका सम क्या होगा, इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब 1 प्लस कार्बन -2 3 कितना होता है, 6 इक्वल्स टू -1, ठीक है। -6 + 1 विल गिव अस क्या, -5 इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये -5 वहां चला जाएगा, सो C -1 + 5, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर, C इक्वल्स टू 4 +4। अभी मैंने आपको बताया भी था कि 4 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक हो गया। सो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर जो हमारे पास जो है हो बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, सो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में लिखते हैं, जो मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में लिखते हैं। सो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है यहाँ पर। इस तरीके से आप किसी एक आयन को भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मौजूद जो एक अननोन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप एक और एग्जांपल छोटी सी कर सकते हो और वो हमारे पास सिंपल जो है वो क्या हो सकती है, यानी NO3-1 की है, ठीक है। इसमें आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो, ऑक्सीजन का -2 होता है और यहां पर ऑक्सीजन 3 है, इक्वल टू -1, यानी कि जो चार्ज है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन -6 इक्वल्स टू -1, ठीक है। और उसके बाद ये -6 वहां जाके +6 हो जाएगा, सो नाइट्रोजन इक्वल्स टू -1 + 6, ये आ जाएगा नाइट्रोजन इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इस तरीके से आपने करना ये है कि आपने जो है इस तरीके से किसी भी अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अगर जो न्यूट्रल कंपाउंड है तो एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर कोई आयनिक स्पीशीज है तो जो भी चार्ज है उसके इक्वल जो है हमारे पास एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम होना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन चूंकि लॉन्ग है, हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। हाइड्रोजन -1 नहीं होगा क्या, कहां पर भाई महरोज आप बताएं कहां पर जो है वो -1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को भी जो है कंपैरिजन बताऊंगा बिटवीन गैल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस बताएंगे और उसके बाद फिर हमारे पास जो है फर्दर जो टॉपिक्स हैं उस हवाले से हम डिस्कशन जारी रखेंगे। सो गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात करेंगे, नहीं करनी सर ने कहा एग्जैक्टली। देखो ना वो लॉन्ग है ना, हमने लॉन्ग थोड़ी अटेम्प्ट करने होते हैं, हमने तो जो है एमसीक्यूज के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना है, इतनी लंबी लंबी इक्वेशंस और उसके बाद उस पर जो है तमाम रूल्स को अप्लाई करते हुए आपने क्या शाम तक थोड़ी पेपर देना है, 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, या मैक्सिमम जो है हार्डली आपको 90 मिनट्स या 100 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टिक सेल की हम बात करेंगे, 1 बाय 1 इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। और वोल्टेक सेल, ठीक है भाई।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टिक सेल जो है इसकी हम बात करते हैं हाइड्रोजन विद नोबल गैसेस। तो देखो वो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी खास नहीं होती ना, ठीक है। इस केस में भी हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बेसिक तौर पे कोवेलेंट टाइप का ही बनता है और हाइड्रोजन जो है उसमें +1 ही कैरी करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टिक सेल की हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं कि इनमें मेजर जो है डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट तो यही हमारे पास आ जाएगा कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ सेल है जिसमें कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं वोल्टिक सेल की, तो हम इसमें कहते हैं कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर आपको ये तमाम पता है चीजें तो आप लोग जो है जस्ट फोकस करेंगे, और अगर नहीं पता तो आप कम से कम राइट जरूर करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली। मैं बताऊं आपको शीजा के जो है आप बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में देखें तो समहाउ एक सेट ऑफ रूल्स मौजूद है ना, ठीक है। सो उन सेट ऑफ रूल्स को कैसे अप्लाई करते हुए जो है आप लोग फौरन से इक्वेशन को बैलेंस आउट कर सकते हैं, इस तरह की क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, ठीक हो गया। अच्छा, सो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और दूसरा हमारे पास जो वोल्टिक सेल वाला जो है हमारे पास प्रोसेस है जिसको गैल्वानिक भी कहते हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, तो हम इसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ठीक हो गया। और अगर हम बात करते हैं यहां पर सेकंड पॉइंट की, तो हम कहते हैं कि यहां पर क्या होता है, वोल्टिक या गैल्वानिक सेल के अंदर, वोल्टिक या गैल्वानिक सेल के अंदर हम कहते हैं कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक हो गया। ये कंपैरिजन हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक हो गया। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं वोल्टिक सेल की, या अगर हम बात करते हैं किसी गैल्वानिक सेल की बात करते हैं, तो इसके बिल्कुल काउंटर मतलब बिल्कुल ऑपोजिट वे के अंदर हम कहते हैं कि यहां पर क्या है, एनोड जो है ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है, ठीक हो गया। और एनोड के बजाय कैथोड अगर हम बात करते हैं, तो कैथोड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज। नीचे राइट कर देता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है। सो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। आपने साथ में चीजें देख लेनी है, ठीक, इतनी मुश्किल भी नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए समहाउ आपको। और उसके बाद हम क्या कहते हैं भाई, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो हम कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते हैं इसके अंदर। नो सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और यहां हम कहते हैं कि हमारे पास सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल होता है, लाजमी है। सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इस हवाले से, और आपको जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मेंशन करवाऊंगा। सॉल्ट ब्रिज जो है आता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का हम मोस्टली तौर पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और जो है इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, इनर्ट एनोड बेसिक तौर पे प्लैटिनम होता है या प्लैटिनम होता है, उस बारे से हम बात करेंगे आगे चलते हैं ना, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें बात आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हमने बात की है और वोल्टिक या गैल्वानिक सेल की बात की है। मेजर डिफरेंसेस जो है हमने यहाँ पर क्लैरिफाई किए हैं कि क्या होता है, यानी क्या नहीं होता, ठीक हो गया। बाकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, यानी सेल जो है
करूंगा उस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफ भी करूंगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करूंगा, ठीक है। सो अब हम आगे चलेंगे और मैं इन पॉइंट्स को रेज करूंगा और यहाँ पर दो सेल, उसमें थोड़ा बहुत आपको मजीद क्लैरिटी मिलेगी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और वोल्टिक सेल है उसमें मेजर डिफरेंस क्या है और किस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपने नोट डाउन करने साथ में। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो बेसिक तौर पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ही चैम्बर पर मुश्तमिल होता है, एक ही सेल है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कि हम करते क्या है कि जिसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट का सिंपली मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है किसी एक सॉल्ट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन हम ले रहे होते हैं, जो मीडियम होता है कि जो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाएगा, ठीक है। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, ये वैसे तौर पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ठीक है। सो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या है, दे आर मेटल रॉड्स, ठीक है, जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस करवा सके। और इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को, चूंकि देखो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। सो इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाने के लिए हम इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं विद अ सोर्स ऑफ बैटरी, ठीक है। और कन्वेंशनल वे के अंदर जो बैटरी है, इनको इस तरीके से हम शो करते हैं जिसमें कि लार्ज साइज की जो लाइन है ये शो करती है पॉजिटिव को, पॉजिटिव चार्ज को शो करती है। और पॉजिटिव चार्ज कैरिंग हमने भी बात की थी कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड होता है, ठीक है। और स्मॉल साइज लाइन जो होती है नेगेटिव साइन को शो करती है। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब मैं एग्जांपल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वो मैं कहता हूं भी क्या है, हमारे पास NaCl है, ये आयनाइज होगा और आयनाइज करने के बाद अपने कन्वर्ट करेगा Na+ में और Cl नेगेटिव के अंदर। अब क्या होता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द, मतलब ये जो चार्ज है यानी केटाइन और एनाइन है, दे विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज, यानी कि सोडियम प्लस आयंस जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड और जो क्लोराइड नेगेटिव आयंस हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है, एनोड की तरफ को मूव करेंगे। मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन कहां होगी और रिडक्शन कहां होगी। इसको बताने से पहले हमें कम से कम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस की डेफिनेशन का पता होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप लिख लीजिएगा इसको साथ में, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिडक्शन का प्रोसेस कह रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होती है? एडिशन होती है ऑक्सीजन की, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होती है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम रिडक्शन का प्रोसेस कह रहे होते हैं, ठीक है भाई। ये मैं आप लोगों को अभी ब्रीफ करने लगा हूं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि Na+ आयंस कैथोड पे जाएंगे, Cl नेगेटिव आयंस जाएंगे किस पे? एनोड पे। Cl नेगेटिव आयंस जाएंगे एनोड पे, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो हैं, ठीक है। सो 2 क्लोराइड आयंस गए एनोड पे और एनोड पर जाकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज की सूरत में इनके पास थे वो लूज कर दिए। और इलेक्ट्रॉन के लूज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं, ये जब ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन जो है ये दे देता है, ठीक है, तो हम कहते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन लिख दें। भाई अट्रैक्शन और रिपल्शन कहां से आ गई? भाई देखो हम कहते हैं ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सो Na+ विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड और Cl नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, ठीक हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि ये क्लोराइड आयंस जाएंगे एनोड पर और वहां जाके इलेक्ट्रॉन देखें दे देंगे, डिपॉजिट करवा देंगे, रिमूव करेंगे। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम क्या कहते हैं? सिंपली इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो हमेशा क्या होगा कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ये समझाने वाली बात थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन इस Cl नेगेटिव ने दिया वो आउटर सर्किट के थ्रू होते हुए जाएगा कैथोड पर और यहां पर हमारे पास होंगे Na+ आयंस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और अपने आप को न्यूट्रल मेटल में यानी कि सोडियम मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन की एडिशन को हम कहते हैं रिडक्शन। सो आपने ये ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
एनोड विल गिव ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, एंड कैथोड विल गिव रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं यहां बताऊंगा वोल्टेक या गैल्वानिक सेल, ये चीज यहां पर क्लैरिफाई करूंगा कि इसमें क्या होता है। और वोल्टेक या गैल्वानिक सेल की जहां तक बात है तो ये 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। 2 हाफ सेल जो है इसके अंदर इसमें कंसिस्ट करता है 2 हाफ सेल के ऊपर, ठीक है। और 2 हाफ सेल की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि इन 2 हाफ सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल होता है, यानी डिफरेंट मेटल जो है रॉड्स का इनमें इस्तेमाल होता है। एक यहां पर लगा होता है और एक यहां पर लगा होता है, ठीक है। और दोनों हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स किस बेस पर हम चूज करते हैं? हम चूज करते हैं किस बेस पर? मोस्टली ये होता है कि जो हम इलेक्ट्रोड मेटल यूज कर रहे होते हैं, जो भी हम मेटल एज अ इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, एनोड या कैथोड के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे किसी सॉल्ट का, वो उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूं, लेट्स सपोज अगर ये कॉपर का है, सो इसमें एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे कॉपर सल्फेट ही मैं मोस्टली तौर पे इस्तेमाल करूंगा। अगर ये जिंक का बना हुआ है सो फिर मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करूंगा। सो डिपेंड करता है कि जो मेटल हम एज इलेक्ट्रोड ले रहे होते हैं, इसी का ही सॉल्ट हमारे पास एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूटिलाइज हो रहा होता है, यानी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। हम बाद में लेटर ऑन इसको पढ़ेंगे कि कॉपर और जो हमारे पास क्या कहते हैं जिंक है, इनमें से कौन सा एज एनोड और कैथोड इस्तेमाल होता है, ये आगे जाके पढ़ेंगे। सिर्फ हम जनरल बात कर रहे हैं इस वक्त वोल्टेक या गैल्वानिक सेल की, ठीक है जी। और चूंकि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि वोल्टेक या गैल्वानिक सेल जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके दरमियान कोई बैटरी अटैच करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद होगा। और अभी बताई थी मैंने डेफिनेशन वहां, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, आप जरा थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा वीडियो को, आपको जो है सुनाई दे देगी, आपको मिल जाएगी। ये तो हम बाद में लेटर ऑन फिर डिफाइन कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, सो मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास जो है चूंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू जो है कैरी करता है, आगे चलता है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि हम जो है इनको किसी एक बैटरी के साथ अटैच नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर होता है जो कि क्या करता है, जो एस्टिमेशन करता है कि इस सेल के थ्रू कितने वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं। सो हम गैल्वानिक सेल के साथ जो है गैल्वानोमीटर के साथ जो है इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं। ये एक और मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैटरी से अटैच करवा इलेक्ट्रोड्स को, यहां हम गैल्वानोमीटर से अटैच करवा देंगे, ठीक हो गया। और मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारे पास एनोड होता है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड पे हम कहते हैं इस केस के अंदर गैल्वानिक सेल के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इन केस ऑफ वोल्टेक सेल और गैल्वानिक सेल, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, कैथोड आ जाएगा। नजर आ रहा है आप लोगों को ना ये तमाम चीजें, ठीक है जी, कैथोड, ठीक हो गया। और जल्दी से मैं राइट कर देता हूं कि कौन सा प्रोसेस कहां पर होगा, किस केस में, वही वोल्टेक या गैल्वानिक सेल में। इस चीज को क्लैरिफाई करने से पहले हम यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज का भी इस्तेमाल करते हैं, और यूज क्या है मैं बताऊंगा अभी, फैसल अभी बताने लगा हूं, इसका सॉल्ट ब्रिज का यूज बताने लगा हूं, ठीक है। हम सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए भाई, हम गैल्वानिक या वोल्टेक सेल के अंदर हम सॉल्ट ब्रिज जो है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब इन केस ऑफ वोल्टेक या गैल्वानिक सेल हम ये बात कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, फ्लो ऑफ आयंस हम कहते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। वेट कर लो, अभी बता दूंगा मैं आपको, ठीक। हम कहते हैं कि एनोड और कैथोड पे चूंकि चार्जेस यहां पर डिफरेंट हैं, तो यहां पर जो एनोड कर रहा था ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या करेगा, इन केस ऑफ वोल्टेक या गैल्वानिक सेल हम कहते हैं एनोड पे रिडक्शन होती है, और इन केस ऑफ गैल्वानिक या वोल्टेक सेल कैथोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। सो ये चीज बड़ी नोट करने वाली है। ये चीज बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, जब भी ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाता है तो आपने ये चीज क्लैरिफाई करनी है अपने पास कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है इन केस ऑफ वोल्टेक या गैल्वानिक सेल, और रिडक्शन होगी, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीडेशन होगी। तो ये चीजें आपने जल्दी से नोट डाउन करनी है, फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लैरिफाई करूंगा। तो मैंने आप लोगों को वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया वोल्टेक सेल और क्या कहते हैं, वोल्टेक सेल, गैल्वानिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बता दी है, ठीक है। डिफरेंट जो हमारे पास इसके अंदर पार्ट्स हैं उन पे क्या प्रोसेस होता है ये बता दी है। वोल्टेक सेल टेम्परेचर का क्या रोल है, देखो मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर जो है एज सच अगर हम बात करें तो आपने जो है चैप्टर नंबर 4 में भी बात पढ़ी होगी कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी मेटल की कंडक्टेंस जो है वो कम होती है। एनोड और कैथोड
किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से भी से बने हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि हम इसमें स्पेसिफाई नहीं करते, डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास जो सेल बनेगा, ठीक है, वो किस नोयत का है, हम उससे क्या आउटपुट गेट करना चाहते हैं, वेरी करता है, ठीक है। एनोड और कैथोड का मटेरियल वेरी करता है, ये हर एक उस साइंटिस्ट पे डिपेंड करेगा या जो मैन्युफैक्चरर है जिसने सेल बनाना है, ये उसकी जो है नीड पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का मेटल जो है एज अ एनोड और किस तरह का मेटल एज अ कैथोड इस्तेमाल करेगा, तो वेरी करता है, ये हम कॉन्स्टेंटली रखते हैं इसको। ठीक हो गया भाई आमार, ठीक हो गया। अच्छा, सो ये मैंने क्लियर कर दी है। अब मैं इससे आगे चलूंगा और मैं आप लोगों को सॉल्ट ब्रिज के हवाले से क्लैरिफाई करूंगा। सॉल्ट ब्रिज जो है, ठीक है, उस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा इस हवाले से बताऊंगा, ठीक है भाई। सॉल्ट ब्रिज की हम इस वक्त बात कर लेते हैं। वैसे तौर पे होता क्या है कि सॉल्ट ब्रिज जो है ये करता क्या है भाई, ये सॉल्ट ब्रिज जो है ये आयंस को फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ट्रांसफर करता है। रीजन क्या है, देखो कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है वोल्टेक या गैल्वानिक सेल के अंदर, तो इस तरह से होता है कि चूंकि दो डिफरेंट हाफ सेल हैं, एक में रिडक्शन हो रही है, एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो एक जो है सेल के अंदर पॉजिटिव आयन क्रिएट होना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा, और एक में हमारे पास नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन रेज करना शुरू कर जाती है। सो अगर जो ये हो तो इस तरह से होगा कि जाहिर सी बात है दो डिफरेंट हाफ सेल के अंदर डिफरेंट जो है चार्जेस की कॉम्बिनेशन हो जाएगी, उनकी अबंडेंस बढ़ जाएगी, तो ये सेल स्टॉप कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस सेल के डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में आयंस को ट्रांसफर करता है ताकि नंबर ऑफ चार्जेस जो आयंस हैं वो इक्वेट रहे, बैलेंस रहे और ओवरऑल न्यूट्रलिटी डेवलप रहे, ताकि सेल अपनी वर्किंग जारी रखे, डिस्ट्रॉय ना हो, जल्दी जो है खराब ना हो, ठीक है। सो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आपने ये बात अपने पास जो है ध्यान रखनी है सर, ऑलवेज कैथोड पर रिडक्शन नहीं होती। देखो मैं आपको बताऊं, उम्मीद डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप के सेल की बात कर रहे हैं, इस वाले से हम कहते हैं सर इंपॉर्टेंट लाइंस भी मार्क करवा दें भाई। ये देखो मैं तमाम फाद आपको पॉइंट्स लिखवा चुका हूं, अगर आपने ये नोट डाउन किए हैं तो इसमें और इससे बढ़कर इंपॉर्टेंट कोई चीज रहती नहीं है सर। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होती है गैल्वानिक सेल में, एनोड पर ऑक्सीडेशन नहीं है, एनोड पर बेसिक तौर पर रिडक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि चार्ज डिफरेंट हो गया ना, चार्ज वेरी किया तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं प्रोसेस वेरी कर गया। सो एनोड पे नेगेटिव चार्ज है तो रिडक्शन होगी, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें ऑक्सीडेशन का अमल यहां पर होगा, ठीक हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज आपने मेंशन कर लेना अपने पास, ठीक है, कि इट इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सॉल्ट ब्रिज की बात कर रहे हैं, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है रिटन फॉर्म में क्या कहते हैं होने चाहिए आपके पास होने चाहिए। वर्किंग ऑफ गैल्वानिक सेल रिपीट कर दे सर प्लीज एग्जांपल से। बकार देखो वर्किंग ऑफ गैल्वानिक सेल में क्या चीज है जो रह गई है, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की। मैंने आपसे कहा कि दो हाफ सेल होंगे, दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं डिपेंड करता है मटेरियल जो हम इलेक्ट्रोड का ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि इन जो है दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स को गैल्वानिक सेल से, गैल्वानोमीटर से क्या कहते हैं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें हमें कोई आउटर जो है फोर्स रिक्वायर नहीं है, ठीक हो गया। बाकी हम सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ साइड्स ऑफ द सेल, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एनोड पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो रिडक्शन का प्रोसेस होगा, कैथोड पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास है वर्किंग ऑफ गैल्वानिक सेल। इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड अभी कर देता हूं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं गैल्वानिक सेल की बात करते हैं, तो जो हमारे पास इवन रिसेंटली जो हम सेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो गैल्वानिक सेल की ही एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है जी। आगे चलेंगे तो उसमें मजीद क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, एक और चीज अपने पास नोट डाउन कर लेनी है। सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सॉल्ट ब्रिज में मटेरियल क्या यूज करते हैं। सो पोटेशियम क्लोराइड का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। वैसे तौर पे इसमें सॉल्ट होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्ट होता है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सॉल्ट ब्रिज के अंदर पेस्ट जो है कैसे जेरी नमा चीज होती है इसमें, जो कि पोटेशियम क्लोराइड है कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर, जो कि आयन एक्सचेंज करता है बिटवीन द टू डिफरेंट कहने हाफ सेल्स, ठीक हो गया। सो मैं यहां तक तमाम चीजें रेज कर दूंगा क्योंकि अब हमने नेक्स्ट चलना है आगे। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। इसको रेज कर रहा हूं मैं, ठीक है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इस वक्त हमने बात करनी है, किस तरीके से होता है। अभी तक जो चीज हमने डिस्कस की मैंने आपको जो है बता देता हूं। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हवाले से बात कर ली है, ठीक है, और गैल्वानिक सेल का इंट्रोडक्शन यानी दोनों का कंपैरिजन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद अब जो है मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स, अच्छा देखो अब यहां पर एक चीज रह गई है, वो है 292 पेज के ऊपर एक पॉइंट रह चुका है जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो वो पॉइंट रह गया, उस हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को मार्क भी करवा देता हूं और कुछ मैं मेंशन भी करवा देता हूं, आपको लिखवा भी देता हूं, ठीक है जी। जल्दी से हम वो कर लेते हैं, ठीक है भाई। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल उसकी एप्लीकेशन क्या है, मैं इस हवाले से आप लोगों को अब इस वक्त डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। सबसे पहली जो इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मैं यूजेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहां पर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, शॉर्टर फॉर्म में लिखवाऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को जो है समझ आ जाए, ठीक है भाई। अच्छा अब आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम पहला जो यूज देखते हैं वो बेसिक तौर पे क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल यानी सोडियम मेटल। एक्सट्रैक्शन है किस चीज की, सोडियम मेटल की। और ये कैसे हम करते हैं, आपको पता है कि हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, डाउन सेल का इस्तेमाल करते हैं, डाउन सेल का इस्तेमाल करते हैं। आपने नोट डाउन करना है सारा कुछ, ठीक है। इस वक्त मैं 292 पेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो इसमें हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल जो है हम करेंगे किससे, डाउन सेल के थ्रू करेंगे। और डाउन सेल की जो है एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है सर जी बुक में। गैल्वानिक सेल में एनोड ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन लिखा हुआ है, देख लेते हैं नबील, आप मुझे जस्ट जो है पेज नंबर मेंशन कर दें, भी हम देख लेते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा उस हवाले से, ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन क्या है, सोडियम मेटल की, डाउन सेल की हम बात करते हैं। और डाउन सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूज्ड NaCl, ठीक है, फ्यूज्ड NaCl। अब ये टर्म भी आ जाएगी तो मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूं, फ्यूज्ड NaCl, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। फ्यूज्ड NaCl जो है उस हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक हो गया, फ्यूज्ड NaCl, ठीक है भाई। अच्छा फ्यूज्ड NaCl क्या होता है बेसिक तौर पे, देखो आप ये बात जानते हो, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आयनिक कंपाउंड कभी भी सॉलिड फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। सो जब भी हमें जो है आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करवानी हो तो हम कहते हैं कि या तो उसको हम मेल्ट कर दें, मोल्टन फॉर्म में ले आए, या फिर ये है कि उसको हम एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में रखें जिसपे कि आयंस फ्री होंगे, मूव कर सकेंगे। सो फ्यूज्ड फॉर्म का मतलब होता है कि NaCl इन एक्वस फॉर्म, ठीक हो गया, ये क्लैरिफाई हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक सोडा, ठीक है, ब्राइन फॉर्मेशन के लिए, कास्टिक सोडा फॉर्मेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज को बनाने के लिए, कास्टिक सोडा। और इसमें हम कौन सा सेल इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम नेल्सन सेल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक्वस NaCl ही होता है, ठीक हो गया। कास्टिक सोडा हम जो है किससे बनाते हैं, नेल्सन सेल से बनाते हैं। अभी देख लेते हैं भी इस चीज को, नेल्सन सेल, ठीक है, नेल्सन सेल जो है हम कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। अभी देख लेते हैं, इसको 294 कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा किससे बनता है, नेल्सन सेल से जो है हम डेवलप करते हैं। बाकी जो है हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल। और इसमें हमारे पास क्या है भाई, एक्सट्रैक्शन हम इसकी करते हैं, ठीक है, इसकी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं थ्रू यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। इसमें मैं चाहूंगा यहाँ से आप लोगों को एक चीज मार्क भी करवा दूं, क्योंकि इनके ओर्स नहीं मेंशन किए होंगे, नहीं ओर्स नहीं मेंशन नहीं किए हुए, वो नेक्स्ट के अंदर एल्यूमिनियम के अंदर आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा सो एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम और हम क्या करते हैं भाई, मैग्नीशियम का जो है हम इसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं। और नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि हम एक्सट्रैक्शन करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की जो एक्सट्रैक्शन है उसके लिए यहां मेंशन भी किया हुआ है ओर का मतलब क्या होता है कि जो हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस होता है जिससे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड की, सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इम्प्योर जो है सोडियम है, इससे हम प्योरीफाई करेंगे तो सोडियम सल्फाइड हमारा ओर कहलाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि
ये इलेक्ट्रोलाइसिस फ्यूज, ठीक है, बॉक्साइड इज कंडक्टेड। अब यहां पर आपने करना क्या है, हमारे पास 293 पेज है, ठीक है, 293 पेज है, ठीक है। केल्नर सेल कौन से होते हैं कास्टिक सोडा फॉर्मेशन के लिए? नेल्सन सेल है ये, ठीक है, नेल्सन सेल का हम इस्तेमाल करते हैं। नेल्सन सेल होता है बिल्कुल कास्टनर, ठीक है, केल्नर और सेल, ठीक है, जो मर्करी सेल या और HG जिसको मर्करी सेल कहते हैं, ये तमाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं फारिया कास्टिक सोडा फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोड इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल इन बुक, ठीक है। देख लेते हैं इसी तरह इसको, आप 3 लोग कह रहे हैं तो इसको हम देख लेते हैं, इसको मैं दोबारा से रिव्यू कर लेता हूं आपके सामने, इसको बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। 293 पेज पर आप लोग आएंगे और ये पॉइंट नंबर है 4, ठीक है, 293 पे पॉइंट नंबर 4, जिसमें आपने हाईलाइट करना है बॉक्साइड और उसका फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो इसको हम जो है कहां से हासिल करते हैं, इसको हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय बॉक्साइड, ठीक है। आपने जो है इसको मेंशन कर लेना अपने पास, ठीक है, बॉक्साइड, और इसका फार्मूला भी जो है बुक में मेंशन किया हुआ है, वो भी आप लोग साथ में ही नोट डाउन करेंगे, इसको भी जो है आपने करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला रेड कैट रिडक्शन एट कैथोड ऑलवेज। अभी देख लेते हैं इसको, अभी देख लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, सो इसका फार्मूला क्या है, Al2O3 2H2O, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इससे हम एल्यूमिनियम को हासिल करते हैं। बाकी 2 इसके यूजेस और रह गए हैं जिसको आपने जो है मेंशन करना है, जिसके बाद टॉपिक क्लियर हो जाएगा, हम आगे चलेंगे। हम इसके थ्रू प्योरिफिकेशन करते हैं कॉपर की और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। कॉपर की जो है हम क्या करते हैं, कॉपर की प्योरिफिकेशन करते हैं और साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। सो ये हमारे पास यूजेस हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं चलता हूं आपके पॉइंट पे जो कि बार बार आप लोग रेज कर रहे हैं। आपने कहा कि पेज नंबर है, पेज नंबर आपने कहा था 294, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं, तो आप लोग ये जल्दी से नोट डाउन करेंगे और उसके बाद 294 पर अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज मैं क्लैरिफाई करूं, मैंने आप लोगों को ये बात कही कि अभी मैं जिंक और कॉपर की बात नहीं करूंगा, ठीक है। जिंक और कॉपर की मतलब पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि किसी स्पेसिफिक मेटल की अगर हम बात करते हैं तो वो एज अ एनोड काम करेगा या एज अ कैथोड काम करेगा। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। भी हमने आगे जाके पढ़नी भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हवाले से आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसी एक मेटल का इलेक्ट्रो डिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, इस पे मुनहसिर करता है कि कोई एक मेटल जब हम दूसरे मेटल से कनेक्ट करते हैं तो उसमें से कौन सी एज अ एनोड के तौर पे काम करेगी, कौन सी जो है एज अ कैथोड के तौर पे काम करेगी, ठीक है। सो उस बेस पर अभी हम नहीं क्लैरिफाई कर रहे, ठीक है। अभी आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं ना, वो 294 पेज के ऊपर एनोड पे जो जिंक है और कैथोड पे जो हमारे पास कॉपर है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉपर और जिंक की आप इस वक्त बात कर रहे हैं, वैसे तौर पे इलेक्ट्रोलाइट भी तो है। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप जिंक को इस्तेमाल करते हो एज अ मेटल के तौर पे, सो जिंक के जिस जिंक रॉड को जिस जो है इलेक्ट्रोलाइट में आप डिप करेंगे वो जिंक सल्फेट होगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप बात करते हैं कॉपर की, सो कॉपर को आप जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है। सो यहां पर जो उसने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मरहला यहां पर बताया हुआ है, यहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कॉपर में +2 चार्ज, साथ में एक्वस भी लिखा हुआ है। सो ये जो कॉपर में जो है क्या कहते हैं रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो है अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपको क्लैरिफाई किया था कि अब हम आगे चलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे, तो 2 जब मेटल को हम इकट्ठे रखते हैं, सो उनमें से कौन से पे रिडक्शन होनी, कौन से पे ऑक्सीडेशन होनी, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है। इन जनरल जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, सो नेगेटिव चार्ज का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा एडिशन करवाएगा तो रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। और जब हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है कोई एक इलेक्ट्रोड कैरी कर रहा है, सो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होगा कि यहां पर कोई एक नेगेटिव चार्ज आकर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करवाएगा, देगा, सो वहां ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। सो ये चीज मैंने आपको क्लैरिफाई की थी उस पॉइंट के अंदर। और अभी हमने जो है पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हुए हम कॉपर और जिंक को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, साइड पे हो जाएं जल्दी जल्दी। आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप जल्दी से, भाई सुमाना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से।
क्या ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं दिला? आप इस तरह करें, जो आपके पास हेल्प नंबर है ना, जिसपे आपने व्हाट्सएप मैसेज करके आपने पूछा था, इस सवाल से इन्फॉर्मेशन ली थी, कॉल करके उन्हें अपना जो है वो कंसर्न बताएं, ठीक है? अच्छा, यहां तक क्लैरिफाई है, मैं इसको जो है रेस करूंगा और हम आगे चलेंगे और अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की जो कि आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे कॉपर और जिंक के हवाले से, वो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। कॉपर और जिंक के हवाले से या तमाम मेटल्स के हवाले से भी इस वक्त हम पढ़ेंगे, इस वक्त हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा मेटल जो है किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक हो गया? अच्छा, अब देखो मैं आपको बताऊं कि जब भी जो है आपने किसी एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, ठीक है, जब भी आपने क्या करना हो, जिस भी एक जो है मेटल का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा, सो आप करते क्या है कि आप जो है उसको उसके पोटेंशियल वैल्यू को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप उसे कनेक्ट करते हैं विद अ स्टैंडर्ड, ठीक है? विद अ स्टैंडर्ड आप उसे जो है क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है? और हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, शी जिसको हम कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक अननोन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? सर आपने एमसीक्यू के आंसर की सेंड नहीं की, भाई देखो कौन से वाले अजीम, जो मैंने कल आपके लिए एमसीक्यूज अपलोड किए थे, ठीक है, उसकी तो मैंने साथ में ही जो है मार्क भी कर दिए थे कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है? 296 पेज पे मैं इस वक्त हूं, 296 पेज के ऊपर इस वक्त मैं हूं और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हम इस वक्त बात करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपने जो चीज नोट डाउन करनी है वो क्या है कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जो चीज यूज करते हैं, जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसमें आपने कुछ चीजें हाईलाइट करनी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? क्या करेंगे आप लोग जो है, इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ प्लैटिनम फॉयल, या आप अंडरलाइन करेंगे इसको, आप जो है हाईलाइट करेंगे, ठीक हो गया? सो पीस ऑफ प्लैटिनम फॉयल विच इज कोटेड विद इलेक्ट्रोलाइटिकली तो पे विद फाइन डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। टू गिव अ लार्ज सरफेस एरिया सस्पेंडेड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है? प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंटिन्यूअसली बबल्ड इनटू द 1 मोलर HCl, तो ये आपने जरूर अंडरलाइन करना है। और एक और पॉइंट आपने लिखना है इसके साथ ही, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ही लिखना है कि वी टेक चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है, कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, चैप्टर 1 की हम कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो रिडक्शन यानी जो पोटेंशियल वैल्यू है हम वो आर्बिट्रली 0 लेते हैं, ठीक है? पोटेंशियल वैल्यू हम इसकी क्या करते हैं, 0 लेते हैं। इससे कंपेयर करते हुए बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उनके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये सारा प्रोसेस जो हम करते हैं ये 298 केल्विन पर करते हैं। जब भी हमने पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो हम 298 केल्विन या जिसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, रूम टेम्परेचर, इस पर ये सारा प्रोसेस करते हैं एट 180 m नॉर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है? इनके ऊपर हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम उस अननोन इलेक्ट्रोड को कपल करते हैं विद किसके साथ जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, शी के साथ जो है हम उसे कनेक्ट करते हैं, विद कपल करते हैं, ठीक हो गया? सो ये क्लैरिफाई हो जाना चाहिए आप लोगों को। हम इससे आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट में आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है भाई? अब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस हवाले से थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हवाले से मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है, क्लैरिफाई करवा देता हूं, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशन की तरफ को मूव करेंगे, ठीक है? देखो, जब हम क्या करते हैं, देखो लेट्स सपोज हम कॉपर और जिंक की बात करेंगे और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाने, मतलब कि मेंशन करवाने, हाईलाइट करवाने, आपने वो नोट डाउन करने अपने साथ, ठीक है? देखो लेट्स सपोज मैं कॉपर की बात करता हूं या मैं जिंक की बात करता हूं, तो जब भी मैंने लेट्स सपोज कॉपर का पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मैं कॉपर और इसके साथ लगा दूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो मेरे पास गैल्वानिक जो गैल्वानोमीटर है, देखो हम जब भी हम किसी एक अननोन मेटल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमेशा हम उसको गैल्वानिक सेल के थ्रू ही चेक कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक मेटल का पोटेंशियल वैल्यू क्या है, ठीक है? सो हम एक गैल्वानिक सेल सेटअप करते हैं जिसमें कि कॉपर लेंगे, साथ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेंगे, ठीक है? और उसके बाद ऊपर लगा गैल्वानोमीटर लगा होगा। गैल्वानोमीटर की जो अंदर नीडल है, ठीक है, उसकी डिफ्लेक्शन शो करती है कि स्पेसिफिक जो हमारे पास मेटल या इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या है। सिमिलर वे के अंदर जिंक के साथ भी यही होता है कि हम जो ऊपर गैल्वानिक
गैल्वेनोमीटर होता है उसकी डिफ्लेक्शन जो होती है जो नीडल की, ये शो करती है कि हमारे पास जिंक की पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी। अब अपने यहां पर एक चीज नोट डाउन करनी है, ये पेज नंबर है 297, ठीक है, पेज नंबर हमारे पास क्या है 297 है। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कहते हैं क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज्यादा रखता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन निशी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक हो गया, ये आपने अंडरलाइन करनी है, 297 पेज पर है, ठीक है। और 297 पेज पर मैं कह रहा हूं कि जो जिंक है, ठीक है, सवाल से मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिंक की मैं बात कर रहा हूं, इसका ये जो 0.76 वोल्ट है इसको हम ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं इसको, ठीक है जी। और अगर जो है मैं आपसे कहूं कि फिर जो जिंक है, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो आप जस्ट लिखेंगे माइनस इस पॉइंट के साथ, यानी इसी जो है जो नंबर आपको मैंने प्रोवाइड किया ये वाला, इसके साथ आप माइनस जो है मेंशन कर देंगे, माइनस आप राइट कर देंगे, ठीक है भाई। यहां नीचे लिखा भी हुआ है, इसको आप जो है साथ में हाईलाइट कर लें। The standard electrode potential of zinc is therefore 0.76 volt. It is called as oxidation potential value of zinc is given the positive sign. The reduction potential of zinc is minus 0.76. ठीक है, सो इसी का ही जो रिडक्शन होगा, ठीक है, ये माइनस 0.76 होगा वोल्ट। इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है भाई। ये आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉपर की वैल्यू की हम बात कर लेते हैं। कॉपर जो है मैं थोड़ा सा आपको जो है सवाल से ब्रीफ कर देता हूं कि कॉपर का क्या है, ठीक है। और कॉपर के लिए आप क्या करेंगे कि जो डायग्राम बनी हुई इसके एग्जैक्टली नीचे जो है नीचे जो हमारे पास पैराग्राफ है वहां से आप स्टार्ट करेंगे उसको हाईलाइट करने के लिए। कहां से आपने स्टार्ट करना है, सो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। ये हम देख लेते हैं, यहां पर कॉपर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं और ये 0.34 है और वोल्ट पॉजिटिव है, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। ऑफ पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है। और कॉपर का जो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो माइनस 0.34 होगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है इसकी। ठीक है भाई, ये इसकी क्या है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सिर्फ नेगेटिव सिर्फ पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आया था, मैं जरा वो क्वेश्चन कर दूं। ये पेज नंबर इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सुमाना 297, ठीक है, 297 है ये क्वेश्चन। यहाँ पर है एक आया था, कहाँ गया सर, पॉजिटिव 0.76 नहीं, कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप, जरा हम सब मेंशन करें ना, आप ऑक्सीडेशन की बात करें, रिडक्शन की बात करें, फिर उससे क्लैरिफाई होगा ना। नेगेटिव क्यू रिडक्शन की वजह है, ठीक है, देखो मैं बताऊं वजह से, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, नॉर्मल कंडीशंस में जिंक करवाता है क्या, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाना चाहूंगा तो मुझे फिर खुद से एफर्ट दरकार होगी। देखो रिवर्स सेक्शन करवाना है तो रिवर्स सेक्शन के लिए मुझे फिर एफर्ट दरकार होगी, मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा। पोटेंशियल ये हम जो है इससे पोटेंशियल गेट करते हैं, ये पोटेंशियल हमें देता है और ये नेगेटिव साइन शो करता है कि हम इसे पोटेंशियल देंगे ताकि ये ऑपोजिट प्रोसेस कर सके, जो इसकी टेंडेंसी नहीं है, जो इसकी सलाहियत नहीं है, वो काम करे हमारे लिए। सो ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉपर नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमें इतने वोल्टेज प्रोवाइड करता है रिडक्शन का जो है रिडक्शन का प्रोसेस करते हुए। अगर हम इससे ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं तो हमें खुद से सप्लाई करना पड़ेगा वोल्टेज, ठीक है, ताकि इसमें ऑक्सीडेशन का जो है प्रोसेस हो सके, ऑक्सीडेशन ये करवा सके। ठीक हो गया, क्लियर हो गया भाई। आगे चलें, अब नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है भाई, कल लेक्चर होगा। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हवाले से बात करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। आप लोगों की जो बुक है, ठीक है, उसमें
आप लोगों की नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। फैसल क्या कह रहे हैं? अच्छा ये वाला बिल्कुल, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ये खुद स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इस तरीके से ये स्पॉन्टेनियस है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसलिए हम कहते हैं नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ जाते हैं। ठीक है भाई। पेज नंबर 298 पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, वन बाय वन जो है हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है जी। देखो मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिक तौर पे है क्या, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, एक ऑर्डर किस बेस पर हमने किस तरीके से इसको जो है अरेंज किया हुआ है, बेसिक तौर पे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का। हम अगर जो है एलिमेंट यानी जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो जो उससे सीरीज हम गेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम कह रहे होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, यानी हम किसी एक केमिकल रिएक्शन के हवाले से ये क्लियर करने के लिए, ठीक है, कि भाई जो हमारे पास क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सहारा ले सकते हैं। ठीक है भाई। देखो दो मेटल्स का मैं इस्तेमाल करता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये एक लेट्स सपोज मेरे पास सेल है, ठीक हो गया, और इसमें मैंने इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। इन सेल को कनेक्ट किया हुआ है विद वोल्ट मीटर, सॉरी गिल्वानोमीटर कह लें या वोल्ट मीटर कह लें। ठीक है भी। अब हमने देखना है कि क्या ये सेल वर्केबल है भी या नहीं है, क्या ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक करेक्शन जो है वो हो पाएगा स्पॉन्टेनियसली तौर पे या नहीं हो पाएगा। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, इन दो इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल वैल्यूज के सम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इन दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल वैल्यूज का जो सम है ये शो करेगा कि ये रिएक्शन या ये सेल फिजिबल है, बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, इफ द सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज पॉसिबल, इफ द सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने मेंशन कर देता हूं, आपने ये पॉइंट मेंशन कर लेना। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड से, फिजिक्स के लेक्चर जुम्मे के टाइम पे होगा, नहीं देखो मैं आपको बताऊं कि हम फैसल 1:15 से लेकर 2 बजे तक की ब्रेक लेंगे और ये सफिशिएंट टाइम आप लोगों के लिए कि आप जुम्मे की नमाज पढ़ सकें। ठीक है भी। बहुत बहस करते हैं आप लोग इस बात में कि यार छुट्टी मिलनी चाहिए, ब्रेक मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं आप लोग, क्योंकि थक जाते हैं आप लोग। मैं इस बात को रियलाइज करता हूं। मिल जाएगी छुट्टी, लेकिन 1:15 टू ऑनवर्ड 2 o'clock मिल जाएगी आपको। ठीक है भाई। अब आई थिंक मेरे हाथ से परेशानी खत्म हो जानी चाहिए आप लोगों की। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे हमेशा जो है डिपेंड करता है कि कोई एक सेल जो है बनेगा या जो रिएक्शन है, ठीक है, वो होगा या नहीं होगा। गैल्वानिक या वोल्टिक मीटर में कोई फर्क नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं कि वैसे तौर पे ये तो ऐसे है तो टर्मिनोलॉजी फिजिक्स की, लेकिन मैं आपको बताऊं दोनों के थ्रू आप वोल्टेजेस को मेजर कर रहे होते हैं। तो चाहे आप ये गैल्वानोमीटर लगा लें या वोल्ट मीटर लगा लें, दोनों से आपने वोल्टेज ही कैलकुलेट करने हैं आपने। ठीक हो गया। अच्छा, इफ द सेल पोटेंशियल, ठीक है, इज पॉजिटिव, अगर हम कहते हैं कि इफ cell potential is positive, the reaction is feasible, the reaction is feasible। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास क्या हो, if cell potential is, आप ये नोट डाउन करेंगे, is negative, यानी कि हम कहते हैं कि दो जो हमने इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया, इनके पोटेंशियल्स का सम अगर नेगेटिव आता है, द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। और रिएक्शन भी फिजिबल नहीं होगा, सेल भी नहीं बन सकता। ठीक है, सेल भी नहीं बनेगा और रिएक्शन भी फिजिबल नहीं होगा। ठीक है भाई। क्या कर रहे हैं आप लोग, गुफ्तगू आपस में करी जा रहे हैं ना। गैल्वानोमीटर क्या था, इज द डिटेक्टर ऑफ करंट एंड वोल्ट मीटर इमेजिएट पोटेंशियल डिफरेंस। भाई आयशा आपने क्लैरिफाई तो कर दिया, लेकिन गैल्वानोमीटर से भी हम इवन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, बेकार, कितनी लंबी सी सीरीज है, कैसे याद कर लोगे आप। हसीब जल्दी खत्म हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें भाई। अच्छा,
नहाना भी है फैजान कह रहे हैं। अच्छा जी ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव क्या कहते हैं उसे, टेंडेंसी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ठीक है, इस सवाल से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीजें आप लोगों को मैं मार्क करवाऊंगा, वो आपने मार्क करनी है। 299 पेज है इस वक्त पेज नंबर हमारे पास है 299, जल्दी से आप लोग निकाल लें। पेज नंबर है 299। ठीक है, इसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों को मार्क करवाऊंगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन ही है। फिजिबल रिएक्शन मींस के रिएक्शन हो पाएगा, फिजिबल मींस रिएक्शन होगा या नहीं होगा, नॉट फिजिबल नहीं होगा, फिजिबल मींस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सो इस वक्त जो है आपने क्या करना है, इस वक्त आपने कुछ चीजें मार्क करनी है और वो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ। ठीक है भी, इसको हम इस तरह करते हैं, कहां से करेंगे, greater the value of standard reduction potential of given species, greater is its tendency to accept electron to undergo reduction and hence act as oxidizing agent। ये आप करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, पेज नंबर है 299। ठीक है, पेज नंबर हमारे पास क्या होगा 299। ठीक है, 299 पे आपने देखना है greater the value of standard reduction potential of given species, greater its tendency to accept electron to undergo reduction। ठीक है, and hence act as oxidizing agent। ठीक है, मैं यहां राइट कर लेता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को नहीं नजर आए तो कम से कम लिख जरूर लें। जल्दी से करना है हमने, अब आगे कुछ पॉइंट्स रह गए जिसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर ग्रेटर है, ये ग्रेटर का साइन लेट सपोज मैं लगा रहा हूं, मतलब हाई का मतलब अप का मतलब होता है ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर तो हम कहते हैं कि रिडक्शन कर सकते हैं, इस तरह का जो कंपाउंड है वो रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करवाएगा और एक्ट करेगा, एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ आई एम नॉट taking any mistake, creating any mistake। ठीक है, so greater the value of standard reduction potential of given species, greater its tendency to accept electron and undergo reduction and hence act as oxidizing agent। बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट राइट करेंगे। और एग्जाम्पल में उसने मेंशन भी किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लाइक गोल्ड है, प्लाटिनम है, मरकरी है, ठीक है, सिल्वर है, कॉपर है, एंड नॉन मेटल्स लाइक F2, Cl2, Br2, I2 which is lies ठीक है below sheet, ठीक है, have the strong tendency to gain electron and undergo reduction। तो ये पॉइंट आपने जो है नोट डाउन कर लेना, पेज 299। ठीक है, और उसके बाद फिर जो दूसरा इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा कि लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू it will act as it will undergo oxidation and like reducing agent। ठीक है, सो इसको ऑपोजिट आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर इनकी जो है रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात हम करते हैं, मेटल्स के रिएक्टिविटी की हम समहाउ बात करेंगे। ये पेज नंबर है हमारे पास 300। ठीक है, पेज नंबर 300, पेज नंबर 300 पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 300 है, रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल की हम इस वक्त बात करेंगे। हम कहते हैं कि अगर जो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, smaller its tendency to lose electron to change into positive ion and hence lower its reactivity। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर, जब क्या होता है एसी को जरा मॉडिफाई कर लेते हैं, अगर आपने नोट डाउन कर लिया इसको। ठीक है, सो इसको मॉडिफाई करूंगा मैं। जितनी हमारे पास क्या होती है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ग्रेटर होती है, ग्रेटर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, हम कहते हैं कि लोअर इट्स रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ठीक है जी, और अगर आप क्या करते हो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम कर देते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सो ये चीज आपने नोट डाउन करना है। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होगी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ग्रेटर होगी सो रिएक्टिविटी कम होगी कंपाउंड की, अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है थोड़ी है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये आप जो है करेंगे। फिर हमारे पास है रिएक्शंस विद मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ मेटल, lesser its tendency to lose electron to form metal ion and weaker its tendency to displace H2। ठीक है, सो यही बात यहां पर भी हम मेंशन कर सकते हैं, ये आपने कर लिया होगा। लोअर एक्टिविटी है, सो लोअर एक्टिविटी में क्या होगा कि लेस इसकी जो है एबिलिटी होगी कि ये H2 गैस को रिप्लेस करे इन एसिड्स। ठीक है, सो एसिड से ये क्या करेगा, कम टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, लेस एबिलिटी
टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एसिड से रिप्लेस हाइड्रोजन की जो है एबिलिटी इस तरह के मेटल्स के लिए कम होती है जिनमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ग्रेटर होती है। ठीक हो गया। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर, तो इस पे आप पॉइंट जो है अंडरलाइन करेंगे। ये 300 पेज है। मेटल विद विल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट if it is lies above the electrochemical series. For example, iron can displace copper from copper sulfate. Zinc does not displace magnesium from solution of magnesium sulfate. ठीक है, सो इसको आपने हाईलाइट करना है, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अबव लाई करता है वो बिलो मेटल्स को किसी एक सॉल्ट में से रिप्लेस कर सकता है, वो सॉल्ट में से रिप्लेस कर सकता है। ये चीज आपने देखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है डिफरेंट जो है सेल्स हैं, डिफरेंट जो है वो हमारे पास क्या है बैटरीज हैं। उस हवाले से जो है मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है क्या कहते हैं थोड़ा बहुत जो इंफॉर्मेटिव सेशन है वो हम कर लेंगे। कुछ चीजें आपने हाईलाइट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, वही बात कि जो है कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस में कौन से सेल होते हैं। सो कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस में हम निकल सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हमने आगे जाके पढ़ना है, इसको भी तो पढ़ने तो दो ना, अभी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे ना आपको। ठीक है, यहाँ पर हम जो है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। ये सिल्वर ऑक्साइड बैटरी या सेल जो है ना, इसका भी हम मौसम तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ चीजें रह गई हैं, थोड़ा सा रह गया, इसको जल्दी से करें फिर हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और सेंटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये बेसिक तौर पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो बैटरीज या सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। ठीक हो गया। प्राइमरी सेल होता है और सेकेंडरी सेल हमारे पास होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है प्राइमरी सेल क्या होगा, वो सेल के जो रिचार्ज ना हो उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं, और वो सेल के जो रिचार्जेबल हो उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। ये शुरू में लिखा हुआ है 300 पेज पे, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सर क्या चैप्टर के एमसीक्यूज भी सेंड कर देंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल हमजा, मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर आज जो है इसके एमसीक्यूज भी सेंड कर दूंगा, और अभी टेस्ट थोड़ी देर में हम करेंगे स्टार्ट। थोड़ा सा रह गया, ये कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर को। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज हैं, उनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि एनोड में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, कैथोड में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी किसी सेल की आउटपुट क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और रिचार्जेबल है या नहीं है। इस हवाले से बस हमें इंफॉर्मेशन जो है पता होना चाहिए किसी एक सेल के हवाले से। तो फर्स्ट हमारे पास है लेड एक्यूमुलेटेड, जिसको हम कहते हैं रिचार्जेबल। तो इट मींस के लेड एक्यूमुलेटेड बैटरी जो है ये सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल है। आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज आपने नोट डाउन करनी है खुद से। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, आप पॉइंट्स मेंशन करते जाएंगे अपने पास अपनी बुक के ऊपर, इन जो है सेल को लेते हुए इन सेल के हवाले से। तो लेड एक्यूमुलेटर बैटरी जो है ये एक सेकेंडरी टाइप ऑफ बैटरी है, सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें मेंशन किया हुआ है द कैथोड ऑफ फुली चार्ज लेड एक्यूमुलेटर इज लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है। अच्छा भी ठीक है अली, इसमें क्या होता है, जो कैथोड है वो हमारे पास लेड ऑक्साइड होता है। ठीक हो गया। और हमारे पास एनोड क्या होगा, जरा एनोड भी देख लीजिएगा। एनोड हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर, इसमें जो हम एनोड यूज करते हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पे लेड होता है। ठीक है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी में लेड हम यूज करेंगे किस हवाले से, लेड हम यूज करते हैं एज अ एनोड, और कैथोड के हवाले से हम कहते हैं कि लेड ऑक्साइड जो है वो हमारे पास एज अ कैथोड के तौर पे यूज होता है। ठीक है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी सेकेंडरी टाइप की है, और इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, जिसकी डेंसिटी भी मेंशन की है, वो भी आप नोट डाउन करेंगे, 1.25 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसको आप हाईलाइट करेंगे। इसके थ्रू इसमें कहते हैं कि हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास सेल होते हैं इसके अंदर, और हर एक सेल की जो आउटपुट है वो 2 वोल्ट होती है। टोटल हमारे पास जो है 12 वोल्ट्स आएंगे, क्योंकि 6 सेल हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें आपने जो है ये चीज हाईलाइट करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास 302 पेज नंबर है, 302। ठीक है, और इसमें आपने देखना है कि अल्कलाइन बैटरी जो नॉन रिचार्जेबल, यानी कि ये प्राइमरी टाइप ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है, अल्कलाइन बैटरी क्या है, प्राइमरी टाइप ऑफ सेल है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, इसमें जिंक यूज करते हैं एज अ एनोड, और जो कैथोड हमारे पास है वो मैग्नीज ऑक्साइड है। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड को हम एज अ कैथोड यूज करते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। इसकी टोटल जो आउटपुट है वो 1.5 वोल्ट है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी टाइप ऑफ सेल है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है,
ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये रिचार्जेबल नहीं है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड और जो एनोड और कैथोड हमारे पास क्या है, एनोड हमारे पास इसके अंदर होता है जिंक, और उसके बाद हम कहते हैं कि सर आप अफ्तारी के बाद अदरक के काली मिर्च की टी बनाकर पिए तो आप सेट हो जाएंगे। भाई क्या बात है आशा, देखो एक वाहिद बंदा पूरी क्लास में 80 के जो स्टूडेंट्स की चंद बैठी हुई है कि जिसने मेरी सेहत पे बात की है, और मेरी सेहत जो है ना उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। सो देखें क्या बात है, मैं जरूर करता हूँ काशा, आपको जरूर मैं इस बात पे गौर करूंगा और इस पर जरूर करूंगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड बैटरी जो है उसके अंदर हम एनोड जो इस्तेमाल करते हैं वो जिंक होता है, कैथोड हम जो है सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हैं, Ag2O यूज करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। और अच्छा, उसके बाद फिर इसकी टोटल आउटपुट क्या है, 1.5 वोल्ट है। निकल कैडमियम बैटरी की बात करते हैं, रिचार्जेबल मीन सेकेंडरी टाइप ऑफ बैटरी है, ठीक है, सेकेंडरी टाइप ऑफ बैटरी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और सेकेंडरी टाइप ऑफ बैटरी में हम जो यूज करते हैं एनोड वो कैडमियम है, और कैथोड जो यूज करते हैं वो निकल ऑक्साइड है, ठीक है। और इसकी टोटल आउटपुट मेंशन की हुई है 1.4 वोल्ट है, टोटल हमारे पास क्या है 1.4 वोल्ट है। लास्ट टॉपिक जिसके बाद हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और हमारा टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूल सेल रिचार्जेबल है, सेकेंडरी टाइप ऑफ जो है हम कहते हैं सेल है, ये सेकेंडरी टाइप ऑफ बैटरी है। इसमें हम इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एनोड यूज करते हैं। हमारे पास जो है एनोड और कैथोड जो हम यूज करते हैं वो आपने देखना है, ठीक है। एनोड क्या होता है और इसमें हमारे पास कैथोड क्या होगा। एनोड के तौर पे जो हम यूज करते हैं वो हाइड्रोजन गैस है, कैथोड के तौर पे जो इसमें यूज करते हैं वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। और बाकी हम जो है फ्यूल सेल के थ्रू एक तो हम गेट करते हैं पावर, दूसरा हम गेट करते हैं पानी जो ड्रिंकेबल वाटर होता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिसका हम जो है इस्तेमाल करेंगे। नीचे जो है उसने कुछ और भी जो है फ्यूल सेल की एग्जांपल मेंशन की वो आप हाईलाइट करेंगे। सो मुबारक हो आपको, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। ओह नो भाई, मैंने कुछ गलत कह दिया तो सॉरी भाई, कोई बात नहीं। सर ने इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज किस तरह के बनते हैं, सो अदीला इन टॉपिक्स में से जो एमसीक्यूज बनते हैं या तो एनोड पूछा जाता है या कैथोड पूछा जाता है कि कैथोड का मटेरियल क्या है, या ये पूछा जाता है कि कौन सा सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल है, कौन सा प्राइमरी टाइप ऑफ सेल है, या इनकी टोटल आउटपुट पूछ जाती है, या इनमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये पूछा जाता है। सो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे टेस्ट स्टार्ट, ठीक है। जल्दी से टेस्ट जो है स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास होगी बिल्कुल एग्जैक्टली कल क्लास होगी, हम चैप्टर नंबर 11 कल कंप्लीट करेंगे, और जो चैप्टर नंबर 8 का रिमेनिंग कुछ पोर्शन रह गया वो भी हम करेंगे आज, अगर हो सकता है तो आज कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो पार्ट 1 की बुक है वो कल कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगी। सो इस वक्त मैं आप लोगों के लिए टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, और टेस्ट जो है आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त आ चुका है। आप लोग टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सो लेड एक्यूमुलेटेड बैटरी आपने कहा था ना 6 सेल पर मुश्तमिल है, हर एक सेल की जो टोटल आउटपुट है वो 2 वोल्ट है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा जो हम कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अपना वोल्टेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस, वो तो लेड एक्यूमुलेटेड बैटरी है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को अभी भी टेस्ट नहीं मिला वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, और पेज को रिफ्रेश करते हुए आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त वीडियो नजर आ रही है उसके एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जिनको टेस्ट नहीं मिला वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करते हुए क्या होगा भाई कि उनको जो है पेज जब रिफ्रेश कर लेंगे। सो सर एमसीक्यूज वाला मेथड ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, मैंने अली सुन लिया है इस बात को, इंशाल्लाह उस पर भी कोशिश करते हैं, उस पर भी वर्क कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। फिलहाल आप टेस्ट पे फोकस करें ना, क्योंकि 5 मिनट का हमारा टेस्ट है, ठीक है। सो उसको आप जल्दी से कंप्लीट कर ले, फिर आप आगे चलेंगे।